नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। स्वागत है शो में आपका हेमंत। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कुमार नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Good evening, ma'am. The question is, I have been I am 32 years of age, and I have not even saved a single penny till date. But the kind of business I am in, I don't have a constant flow of money. But if you look at, annual coming, so it is around 50,000 per month is what I can save, and I earn up to 1.5 lakhs. जो रेगुलर नहीं है हर महीने? हाँ, हर महीने किसी महीने कुछ भी नहीं होता, किसी महीने बहुत पैसे होते हैं, बट एनुअली आप देखें तो 1.5 लाख रुपए महीने आते हैं और मैं करीब 50,000 रुपए हर महीने सेव कर सकता हूँ, जो कि अभी पिछले 3-4 महीने से स्टार्ट हुआ है फ्लो ऑफ मनी, बिकॉज आई वाज इन बिजनेस एंड इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑल द टाइम. सो नाउ इन्वेस्टमेंट से कुछ बचने लगा है पैसा और आई वांट टू इन्वेस्ट दैट. And I have two liabilities. One, I want a 4-bedroom apartment in Delhi. कब तक लेने की सोच रहे हैं? Ma'am, another 5 years. And the second thing is that I want to save for my old age thing. ये बताइए कुमार कि आप तो ये घर खरीदने की सोच रहे हैं, क्या बजट लेके चल रहे हैं घर का? अभी करंट सिनेरियो में a 4-bedroom house in Delhi would cost you not less than 1 crore. अच्छा, तो 1.5 करोड़ तक 4-5 साल में आप शायद आपको जरूरत पड़ेगी. और दूसरी बात ये कि अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है, इंश्योरेंस भी नहीं है कुछ आपका? कुछ भी नहीं है. और आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, 24th of Feb. ओके. और कुछ सेविंग अकाउंट में पैसे हैं बचे हुए हैं, मतलब इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन बचा के रखे हैं पैसे? हाँ, अराउंड 1-1.5 लाख रुपए. 1-1.5 लाख यहाँ बचे हुए हैं. हेमंत बताइए, एक गोल अभी सामने दिख रहा है, वो भी 4 से 5 साल रहते अभी अपने फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है, माँ पिताजी के साथ रहते हैं. 4 साल में घर खरीदने की सोच रहे हैं, 1.5 करोड़ चाहिए होंगे. लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी तक प्लानिंग कुछ है नहीं, तो इनको हम जब प्लानिंग की ABC अगर बता दें तो बेहतर होगा. जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा. अगर कुमार, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है और जो अभी आपने बताया, आई थिंक 2-3 चीजों पे आपको ध्यान देना है. पहला तो ये कि जो अभी तक जो आपका लाइफस्टाइल रहा है वो, या आपकी जो सेविंग हैबिट्स हैं, या जो आपका एटीट्यूड है वो रिस्क कवर के ऊपर, आई थिंक उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है. जैसा आपने भी बताया कि कुछ महीने से आपकी जो इनकम है थोड़ी वो ना सिर्फ बढ़ गई है बल्कि थोड़ी शायद पहले से ज्यादा रेगुलर है. तो आई थिंक ये सही समय है कि जब इन 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिस्क कवर. रिस्क कवर में हम बात करते हैं बेसिकली आपकी लाइफ, क्योंकि आप अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, आपकी फैमिली की जो हेल्थ है वो, और तीसरा एक इमरजेंसी फंड. हमेशा हम जैसे कहते हैं कि आप एक को क्रिएट करने की जरूरत है. तो सबसे पहले आपको लेना है एक लाइफ इंश्योरेंस, जो तकरीबन हम बोलते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसका कम से कम 10 गुना जो है उतना आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए. आपके लिए सबसे सही रहेगा कि आप एक टर्म प्लान लें, ताकि आपको एक तो प्रीमियम कम देना पड़े और जितनी आपको इंश्योरेंस की जरूरत है उतनी आपको मिले. दूसरा, क्योंकि आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, शायद आप हैं और साथ में की वाइफ हैं जब भी न्यूली मैरिड है, तो एक फैमिली फ्लोटर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो ले लीजिए, ताकि सबको जो है हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर जो है ठीक से मिल जाए. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड बनाने की. स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी तक एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू नहीं किया. आपको अभी इंश्योरेंस लेना है जिसका आपको प्रीमियम देना है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अगर आप चालू करें, जितने भी आपके गोल्स हैं, क्योंकि इरेगुलर इनकम है और शायद उसको ठीक होने में थोड़ा भी समय लगेगा, तो बहुत जरूरी है कि आप एक कंटिजेंसी और इमरजेंसी एक फंड बनाएं. जनरली जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस उसके बराबर होना चाहिए, शायद आपके केस में थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, ताकि इनका जो आपका जो प्रीमियम है वो समय पे जाए. आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो आप शुरू करेंगे आप वो एक अनइंटरप्टेडली, यानी बिना किसी रुकावट के चलती रहे. तो 3 चीजें फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. स्वाति, इन्होंने गोल बताया कि एक इनका गोल है घर लेने का है, फिर इन्होंने बात की शायद बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए जब आगे के लिए प्लान कर रहे हैं और रिटायरमेंट के लिए. तो यहां तक तो बिल्कुल सही है कुमार कि आपने गोल्स अपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें 2-3 और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. सबसे पहला ये होता है कि हर एक गोल के लिए आपको एक टाइम होराइजन चाहिए.
यानी कितने समय के बाद आपको ये पैसा लगेगा। जैसा आपने घर के लिए कहा शायद कुछ 3 या 4 साल लगेंगे, और इसी तरह से बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए और आपके रिटायरमेंट के लिए आपको इनको एक टाइम होराइजन देना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको एक टारगेट देना है इन सबको। और जितने भी लंबे आपके टर्म के जो गोल्स हैं उनमें जो आप टारगेट एस्टैब्लिश करें तो ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को आप जरूर कंसीडर करें, नहीं तो जो आप जितना आपको पैसा चाहिए और जितना आप क्रिएट कर पाएंगे उनमें काफी बड़ा गैप हो सकता है। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए 18 साल के बाद एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और वो एजुकेशन की कॉस्ट अगर 25 लाख रुपए है, अगर हम 6% भी इन्फ्लेशन लें तो एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 71 लाख होगी। तो ये ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को आप देखिए। तो ये एक स्टेप पूरा कर लीजिए। रिटायरमेंट के लिए जैसे अगर आप मान के चले 25 साल का आपका अगर हम पीरियड माने, 8 करोड़ का भी अगर हम टारगेट अगर मान के चले, तो ऐसी लंबे समय के लिए आपको इक्विटी फंड्स को देखना है। वहां पे आपको अगर ये टारगेट अचीव करना है तो 47,000 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले ये जरा 2-3 स्टेप देख लीजिए ताकि आपको पता चले सही डायरेक्शन में आपका जो है पूरे एफर्ट जाएं और जितने भी आपके गोल्स हैं वो आप उसको अचीव कर पाए। कुछ फंड्स मैं इनको बता देता हूँ स्वाति, अगर ये इन्वेस्ट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो जैसे अगर आपके लिए घर का अगर गोल है मीडियम टर्म, तो वहां पे आपका फोकस रहना चाहिए इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड जो हम बोलते हैं उनपे, या जो एमआईपी हैं जैसे डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है उनके ऊपर देखिए। 2-3 फंड मैं आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी बैलेंस फंड, कैनरा बैलेंस फंड या एचडीएफसी एमआईपी। इक्विटी फंड जो लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ फंड आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, एक प्योर लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी इक्विटी जो मल्टी कैप फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो भी एक अपॉर्चुनिटी फंड है, थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन इन चारों का कॉम्बिनेशन में अगर आप बना के पोर्टफोलियो बनाएं और सही तरीके से इसको कंटिन्यू रखें तो डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कुमार, कोई और डाउट है आपके मन में? सर यस मैम, सर फॉर माय हाउस, मेरे घर लेने के लिए मुझे कितना सेव करना पड़ेगा पर मंथ? देखिए, क्योंकि टाइम होराइजन बहुत कम है यहाँ पे, क्लियरली या तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप जो मार्जिन मनी है उसको टारगेट बना के चलिए, और फिर आप एक हाउसिंग लोन्स होने अगर आप सोचें उसके बारे में तो वो सही रहेगा, क्योंकि पूरा अमाउंट अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे अगले 3 या 4-5 साल में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है करीब आप अगर 1 करोड़ का घर देख रहे हैं तो 20 लाख का अगर आप टारगेट लेके चलें, जो मार्जिन मनी जो आपको चाहिए हाउसिंग लोन के लिए, उसके लिए मुझे लगता है अगर 4 या 5 साल का समय लेके चलें तो करीब 30 या 35 हजार रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रफली, तो आपका आप ये टारगेट जो है अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कुमार, आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सेविंग हैबिट दोनों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। आपने खुद कहा है कि आपने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया है, तो अच्छी बात है, गोल बनाना शुरू किया है, थोड़ा और रिफाइन कीजिए उस गोल को, उसके हिसाब से निवेश करना शुरू करिए। फंड्स के नाम आपको हमने बताए हैं। और एक बात और कुमार, आपने ये भी कहा था कि आपकी वाइफ फिलहाल तो कहीं काम कर रही है, लेकिन कुछ महीनों में वो आपको आपके बिजनेस में ज्वाइन करने वाली है। अगर वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है घर में, तो उनके लिए भी एक टर्म प्लान अलग से जरूर देख लीजिएगा। तो दोनों वर्किंग है, दोनों के नाम पे एक टर्म प्लान होना जरूरी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल बी रवि किरण हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैंने आपको ईमेल करा था, ये फाइनेंशियल एडवाइस के लिए थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। मेरा गोल है कि मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपीस जमा करना था 19 ईयर्स में। अच्छा। और उनके मैरिज के लिए पूंजी जमा करना था 1 करोड़ रुपीस। और रिटायरमेंट के लिए मेरा कॉर्पस जमा करना था 8 करोड़ रुपीस। अच्छा। और मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीस। लास्ट 1 ईयर से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फंड्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी बेच चुका हूँ। जी है हमारे पास वो। मुझे ये मालूम करना था कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ या अभी कुछ चेंजेस करने की जरूरत?
बताइए हेमंत, निवेश करना शुरू तो कर चुके हैं, गोल्स भी बहुत क्लियर है, जो अभी का निवेश है उससे क्या ये सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे? प्लानिंग ठीक है इनकी? इनका इंश्योरेंस के में कुछ इंश्योरेंस कुछ है आपका किरण जी? मेरा टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ का। बहुत बढ़िया। और हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख का, जो अभी मैं टॉप अप करने वाला हूँ ये साल में। चलिए, उस दोनों फ्रंट पे तो ये आई थिंक उस एंगल से स्वाति बिल्कुल सही है। जैसे हम बोलते हैं, शुरुआत किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की जो है वो रिस्क कवर से होनी चाहिए। और आई थिंक जहाँ पे जिन्होंने टर्म प्लान लिया है करीब 2 करोड़ रुपए का, और हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्होंने कहा शायद 5 लाख का वो टॉप अप करने वाले हैं। और आई थिंक इन्होंने ये भी कहा शायद कि इनका एक इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड भी बनाया इन्होंने 6 लाख रुपए का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक किरण जी, आप जितने भी जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं प्रोसेस को शुरुआत करने के, वो तीनों बिल्कुल आपने सही किए हैं। जो आप टॉप अप कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, बिल्कुल सही डिसीजन है। और जहां तक इमरजेंसी फंड आपका सवाल है, 6 लाख रुपए बिल्कुल आपके सही, आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से। टर्म प्लान का मुझे लगता है शायद थोड़ा ज्यादा हो तो सही रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप 2 करोड़ ही रखिए उसको। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप डिसाइड करते हैं कि कितना क्वांटम होना चाहिए इंश्योरेंस का, वो आज की इनकम के हिसाब से आप कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़े, या जैसे इन्फ्लेशन का अगर हमको वी हैव टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ना चाहिए समय के साथ। ऐसा नहीं हो कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया वो अगले 10 साल 15 साल तक उतना ही रहे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में आप सिर्फ इतना इस चीज का ध्यान रखिए। और आगे जहां तक आपके तीनों जो गोल्स हैं, वो उनका टाइम होराइजन शुरू होता है 19 साल से लेके 29 ईयर्स तक। तो आई थिंक इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट गोल्स के लिए, तो क्लियरली आपको ऐसी एसेट क्लास देखनी है जो वहां पे इन्फ्लेशन को अपबीट कर सके। इसके लिए आपको इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को देखना है। आप ऑलरेडी 40,000 का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, उसमें ज्यादातर पैसा आपका जो है वो इक्विटी फंड्स में है। कुछ पैसा जो पीपीएफ में लगा रहे हैं 8,000 रुपए, और एक गोल्ड फंड में लगा रहे हैं 4 या 5,000 रुपए, वो आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी चेंजेस करने से पहले मैं बताना चाहूंगा किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पहला जो आपको टारगेट है वो है 19 साल में आप बच्चों की एजुकेशन के लिए आप 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, अगर हम यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न 12% का मान के चलें, तो करीब आपको 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा आपका गोल है बच्चों की शादी के लिए करीब 1 करोड़ फिर से, और वहां पे जो आपको टाइम होराइजन है करीब 26 ईयर्स, उसके लिए करीब आपको 12% के हिसाब से 5,500 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो गोल है आपको 29 ईयर्स में 8 करोड़ का जो कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, यहां भी आपको ज्यादा फोकस जो है इक्विटी फंड्स पे होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे भी 12% का अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न मान के चले, तो करीब आपको 33,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए करीब 50,500। अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे एक आई थिंक थोड़ी कमी है 10,500 रुपए की। वो आपको, अगर आप ये गोल्स को इसी टाइम होराइजन में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। जहां तक पोर्टफोलियो मिक्स का सवाल है, जैसा मैंने पहले कहा, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते रहिए जितना अमाउंट आप कर रहे हैं वहां पे। गोल्ड फंड भी रखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है लंबे समय के लिए। कुछ हिस्सा अगर आप गोल्ड में बनाएं, स्पेशली जब हम शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहें, तो और पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से भी वो सही है। अब बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड, मुझे लगता है जब आप 19 से 29 साल 29 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। वो पैसा और जो 10,500 रुपए आपको एडिशनल इन्वेस्ट करना है, वो आप जो आपके एग्जिस्टिंग जो इक्विटी फंड्स हैं, ये मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो मिक्स है, जो सिलेक्शन है इक्विटी फंड्स का, काफी अच्छा है। इस तरह का पोर्टफोलियो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बनाना चाहिए। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है 14,500 का, 4,000 का आप एसआईपी बंद करेंगे, और 10,500 जो आपको एडिशनल इन्वेस्ट करना है, वो आप एग्जिस्टिंग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि हर जो गोल आपने डिफाइन किया है उसके लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाएं। ये इसलिए जरूरी है कि आप आगे जाके कहीं पे ओवरलैपिंग ना हो, और आप पूरे कंट्रोल में रहें किस तरह से अपना टारगेट को आप अचीव करें। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर तीनों का पोर्टफोलियो अलग अलग बनाए, और कोशिश कीजिए कि जब आप अपने नियत समय जो आपने किया है 19 ईयर्स, 26 ईयर और 29 ईयर्स, उससे 1 या 2 साल पहले इक्विटी से पैसा निकाल के तब आप शॉर्ट टर्म डेट और इस तरह के जो फंड्स हैं उनमें पैसा लगाइए, ताकि जो भी आपने जो ग्रोथ आपके पैसे में हुआ है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। ऑलराइट, तो किरण जी आप काफी हद तक सही ट्रैक पर हैं, बस थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब हम जरूर देंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी।
अगला सवाल अजय कुमार श्रीवास्तव कोरबा से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा आपकी शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। ये तो मैं डेली देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। मुझको भी मतलब प्रोग्राम देख के मेरे को भी लगता है कि मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं पोस्ट आपको भेजा था। जी 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 तो जी मैम, तो मेरे को चाहिए मतलब 2014 में जैसे मेरी जी बोलिए। मेरे पास एक्चुअल में 2 लाख रुपए अभी सेविंग है और 1,10,000 रुपए मेरी मतलब पर एनम इनकम है। अच्छा। और मैंने अभी किसी भी एंट्री में अभी मैंने अपना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। और मुझे मतलब कि आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ मतलब फाइनेंशियल प्लान चाहिए था, तो उनके लिए मैं। आपने कहा आपके पास 2 लाख की सेविंग है फिलहाल, राइट? जी 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 मैडम। और ये बताइए कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं निवेश करने के लिए? अभी तो फिलहाल मैडम 2,000 रुपए का मेरा आरडी चलता है और 1,654 रुपए का मेरा वो आता है, मतलब 3 महीने का 1,654 रुपए का LIC प्रीमियम देता हूँ। कोई टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है आपने अभी तक अजय जी? नहीं लिया। और अच्छा, आपने लिखा है 2014 में शादी के लिए 5 से 6 लाख रुपए, ये सारे पैसे आप ही जोड़ेंगे या फिर कुछ फैमिली भी कंट्रीब्यूट करने वाली है इसमें? नहीं, ये सब मैं अपने खुद से करना चाहता हूँ, मतलब मेरे को घर से नहीं चाहिए सब चीज। अच्छा चलिए बताइए हेमंत, गोल्स इनके क्लियर है, अभी शादी हुई नहीं है लेकिन बच्चे की पढ़ाई और शादी उसका भी उन्होंने गोल बना कर रखा है, तो कैसे करें ये निवेश ताकि सारे लक्ष्य पूरे हो सके? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा अजय कि आपने जो जैसा हमने बात की पहले सेगमेंट में भी कि जो सही प्रोसेस होता है कि आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करें, डिफाइन करें, उनको एक टाइम होराइजन दें और उसके लिए टारगेट करें, वो आपने सही स्टेप लिया है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको जो आप ये शो देखते हैं उससे आपको बहुत फायदा हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक रिस्क कवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का या शुरुआत करने से पहले। उसके बारे में आपने कहा एक आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन टर्म पॉलिसी नहीं है। अजय सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक टर्म प्लान लें और जो हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम 10 गुना आपके एनुअल इनकम के होना चाहिए, वो आप ले लीजिए। रिस्क कवर लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। 2 लाख का आपके पास पैसा है अभी, उसको चाहें तो आप एक कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड जो हम बोलते हैं उसकी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गोल्स आपने बनाए हैं ये बिल्कुल सही है, आपने ये अच्छा है, स्टेज पे आप बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बचा सकते हैं या जो आपको इन्वेस्ट करना है इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए, वहां पे काफी बड़ा गैप है। तो जरूरत है कि आपको पहले अपने गोल्स को थोड़ा रियलाइन करें या प्रायोरिटाइज करें कि कौन से गोल्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जो मुझे समझ में आ रहा है ये है कि इमीडिएट जो आपका गोल है वो 2 साल में आपको शादी करनी है। आपने कहा करीब आपको 6 लाख रुपए करीब उसमें खर्चा आएगा। देखिए वो 6 लाख का कॉर्पस अगर आपको बनाना है, क्योंकि 2 साल का समय है, पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव नहीं बना सकते हैं, तो या तो डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड या एक MIP जैसे प्लान, इनमें आप डालें। 10% का रिटर्न भी हम मान के चलें तो करीब आपको 22,000 रुपए हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो आपकी अभी की इनकम के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि गोल्स जो हैं वो बनाने जरूरी है, साथ में ये भी जरूरी है कि वो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, जिनको आप आगे जाके अचीव कर पाए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली 6 लाख का कॉर्पस आप इतनी इनकम से आप नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से जो बाकी गोल्स हैं वो तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनमें शायद उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो इमीडिएट गोल है ये है जो आपका घर का है, फिर आपने कहा कार के लिए आपको पैसा चाहिए, वहां भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा टारगेट्स को। जैसे आपने कार के लिए कहा आपको 10 से 15 लाख रुपए चाहिए और घर के लिए आपको सिर्फ 30 या 35 लाख चाहिए, रिटायरमेंट के लिए आपने कहा आपको सिर्फ 50 लाख चाहिए, जबकि कम से कम आपको 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, घर के लिए आपको 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, कार के लिए आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़े टारगेट को रिवाइज कीजिए और जैसा मैंने कहा उनको थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए, क्योंकि समय आपको जो पहला गोल है उसके लिए बहुत कम है। घर खरीदने के लिए शायद फिर भी 5 या 6 साल होंगे। तो कोशिश कीजिए इनको रीवर्क करने की और अपने टारगेट को जरा रियलाइन कीजिए, रीवर्क कीजिए, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हेमंत। और योर मनी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।